नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर जगजीवन शर्मा। दर्शकों, प्रदेश और सरकार द्वारा और उद्यान विभाग द्वारा बहुत सारी किसान और बागवान हित के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन अभी तक जो परंपरागत तरीका था वो यही था कि अगर किसान और बागवान को सरकार की या विभाग की किसी भी योजना का लाभ लेना है तो विभाग के किसी कार्यालय में जाके अधिकारी या कर्मचारी से मिलना होता है, उस योजना के बारे में जानकारी लेनी, फिर उस योजना का लाभ कैसे लिया जाए, कौन कौन से दस्तावेज जो है जमा करने हैं, ये तमाम प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था। लेकिन कई बार क्या होता था, गाहे बगाहे जब बागवान और किसान जो है अपने घर से दूर दराज क्षेत्र से कार्यालय में पहुंचता तो कई बार होता था कि कर्मचारी अधिकारी अवेलेबल नहीं है। फलस्वरूप वो उसका जो कार्यालय का चक्कर वो भी फ्रूटफुल नहीं होता था, लाभप्रद नहीं होता था और कई कई चक्कर लगाने पड़ते थे इस प्रक्रिया में, और फलस्वरूप समय की बर्बादी होती है, साथ साथ जो है धन की बर्बादी भी होती थी, क्योंकि किसान और बागवान जो है मेहनतकश एक कौम है और समय की कितनी अहमियत है वो यही लोग जानते हैं। लेकिन इन चीज़ों को देखते हुए, इन समस्या को देखते हुए सरकार द्वारा और उद्यान विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की गई, और वो ये कि अब किसानों और बागवानों के लिए सरकार तथा विभाग के पोर्टल के माध्यम से, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से घर द्वार पर ही ये सुविधाएं उपलब्ध है। यानी अब किसान और बागवान अपने घर द्वार पर ही सरकार द्वारा और विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ ले सकता है। वो कैसे, वही आज इस कार्यक्रम का विषय है और उसी के बारे में हम अपने एक्सपर्ट के माध्यम से तमाम जानकारी देंगे। और इस महत्वपूर्ण विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे एक्सपर्ट जो मौजूद हैं उनसे मैं आपको तारुफ करा दूं। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हिमराल। डॉक्टर हिमराल, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद शर्मा जी। डॉक्टर हिमराल इस विधा के एक्सपर्ट तो हैं ही हैं और साथ ही साथ वर्तमान में उद्यान विभाग में बतौर विषय विशेषज्ञ SMS तैनात हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आइए उनसे चर्चा करते हैं और आज के विषय में जानकारी हासिल करते हैं। डॉक्टर हिमराल, मेरा पहला सवाल ये कि ये जो सरकार द्वारा और विभाग द्वारा ये जो पहल शुरू की गई है, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आम किसान और बागवान को घर द्वार पर ही सुविधा मिले, ये वास्तव में है क्या? थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाएं। जी शर्मा जी, जैसे कि आपने अभी भूमिका में कहा ही कि पहले क्या होता था कि बागवान किसान का काफ़ी समय ऐसे व्यर्थ चला जाता था जी। अब विभाग में भी कई बार कर्मचारियों की कमी रहती है या किन्हीं कारणों फील्ड में गए हैं तो उस कारण मतलब उसका जो एक चक्कर, ऑफिस का चक्कर होता था, वो व्यर्थ चला जाता था जी। तो ये ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। आपने सुना ही होगा कि जो वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट चला है, हमारे विश्व बैंक पोषित प्रोजेक्ट चला है जी, हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना, उसके अंतर्गत एक तरह से सरल भाषा में कहा जाए तो बागवानी विभाग का डिजिटलाइजेशन किया गया है जी। और जो हमारी जानकारी है, ये हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जिसमें बागवानी विभाग का पूरी तरह से एक डिजिटलाइजेशन हो चुका है जी। सारी स्कीमें इसमें डिजिटल माध्यम से किसान बागवान घर बैठे जी, जो हम पोर्टल की बात कर रहे हैं जी, चर्चा करेंगे आगे जी, इसके माध्यम से अप्लाई कर सकता है जी। और साथ ही साथ उसका पूरा स्टेटस उसको पता लगता रहेगा कि उस एप्लीकेशन में क्या आगे हो रहा है जी। डॉक्टर हिमराल, आपने कहा कि अब विभाग द्वारा आम किसान और बागवान के हित के लिए जी, उनको घर द्वार पर ही सुविधाएं प्रदान करने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की गई, और इसमें जो है पूरी तमाम जानकारी मिल जाएगी कि किस तरह से जो है आवेदन करना है उसमें, और क्या क्या योजनाएं, ये भी जानकारी उसमें मिल जाएगी। डॉक्टर प्रदीप, ये कैसे जो है सुनिश्चित किया जाए, ये कैसे ऑपरेट करना है, इस पर भी मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा जरूर आपसे जानना चाहूँगा अपने दर्शकों के माध्यम से, वो ये कि इन दिनों विभाग द्वारा क्या क्या कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, और फिर उसके बाद हम ये भी अपने दर्शकों से जानकारी साझा करेंगे कि फिर वो पोर्टल के माध्यम से जो है उसका लाभ कैसे लिया जा सकता है। लेकिन मुख्य मुख्य योजनाएं जो है किसान हित के लिए, वो क्या क्या है? जी शर्मा जी, आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। बागवानी विभाग एक्चुअली जो एक आम धारणा है कि बागवानी सिर्फ फल पौधों तक ही सीमित है, ऐसा नहीं है। जो बागवानी विभाग का कार्य है फल पौधों के साथ तो है ही जी, साथ में इसमें आपका मशरूम उत्पादन जी, फूलों की खेती जी, मधुमक्खी पालन जी, औषधीय पौधों की खेती जी, ये सब कार्य इसमें आते हैं जी। तो जो किसान बागवानी से जुड़े हैं तो उनकी
एक अनुदान के रूप में उनकी एक सहायता भी होती है जी। और समय समय पर प्रदेश सरकार के माध्यम से जो प्रदेश सरकार प्रायोरिटी रखती है कि हमने इस क्षेत्र में कुछ सहायता करनी है किसान बागवानों की, तो उसमें स्कीमें चलती रहती हैं जी। तो ये सभी जो गतिविधियां हैं ये सब बागवानी के अंदर आती हैं जी। तो जैसे हम बात करते हैं कि बगीचे लगाने के लिए बागवानी विभाग अनुदान देता है जी। फिर उसमें उपयोग होने वाली मशीन, जी। स्प्रेयर हो गया, टीलर हो गया, सब में इसमें अनुदान एक निश्चित सीमा और निश्चित अनुपात में जो विभाग द्वारा दिया जाता है। अब जालियां, जैसे फलों में ओलों से बहुत नुकसान होता है तो जालियां खरीदने के लिए इसमें विभाग अनुदान देता है जी। और अभी प्रदेश सरकार ने नई स्कीम चलाई है क्योंकि जालियां लगाने के लिए एक सपोर्ट की जरूरत होती है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बनता है। वो लोग जो किसान बागवान हैं, कई लोग पक्का स्ट्रक्चर, लोहे की स्टील स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जी। और कई लोग बांस के डंडों का उपयोग करते हैं, तो इसमें भी बागवानी विभाग अनुदान देता है जी। जी। और इसके अलावा जो मैंने अभी गतिविधियां बताई आपकी, मशरूम उत्पादन में सब्सिडी है, मधुमक्खी पालन के जो भी गतिविधियां हैं इन सब में एक जी। कहने का तात्पर्य डॉक्टर साहब कि आपने कहा कि एक तो जो विभाग द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो योजनाएं हैं, एक तो ये है कि जो सब्सिडी विभाग देती है एक निश्चित अनुपात में, वो हर तरह के क्षेत्र में, आपने कहा कि बगीचा लगाने के लिए, फिर बगीचे में जो उपकरण खरीदने हैं, मशीनरियाँ वगैरह, उसके लिए हो गया। मशरूम उत्पादन की आपने बात कही, पुष्प उत्पादन की आपने बात कही, यानी किसान और बागवान जो है अपनी खेती के लिए, खेत के लिए, फसल के लिए, या फिर जो उपकरण खरीदते हैं उसके लिए जो सब्सिडी प्रदान की जाती है, एक तो ये स्कीम्स होगी। सब्सिडी के अलावा और कौन सी योजनाएं? हाँ, इसके अलावा भी बागवानी विभाग बहुत कार्य कर रहा है। जैसे कि जो किसान बागवान है, अगर पौध कहीं से पौध खरीदता है तो वो जो नर्सरी है उसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी बागवानी विभाग देखता है जी। और जो कीटनाशक और फंजीसाइड जो बागवान यूज़ करता है जी, उसका जो दुकानदार उसके लिए लाइसेंस का जो भी व्यवसायीकरण के लिए लाइसेंस, वो भी बागवानी विभाग देखता है जी। इसके अलावा बागवानी विभाग जो बाग बगीचे हैं किसानों के, उसमें उनके पत्तियों के विश्लेषण के आधार पर उनको एडवाइजरी सर्विसेज देते हैं कि भाई आपने आपके ज़मीन में किस चीज़ की कमी है और आप क्या इसमें खाद डालें, कौन सी खाद डालें। इसके अलावा हर क्रॉप के लिए नॉन यूनिवर्सिटी और बागवानी विभाग दोनों मिलकर एक स्प्रे शेड्यूल तैयार करते हैं, तो वो भी बागवानी विभाग किसान बागवानों को मुहैया कराता है जी। तो डॉक्टर प्रदीप, कुल मिलाकर आपने जो कहा कि मोटे मोटे तौर पर जो मैं समझ पाया हूँ कि वो विभाग द्वारा जो है कुछ बहुत सारी स्कीम चलाई जा रही हैं, जिसको अगर हम क्लासीफाई करें मोटे मोटे तौर पर, तो एक तो आपने कहा कि कुछ ऐसी स्कीमें हैं जिसमें सब्सिडी प्रदान करने वाली स्कीम्स हो गई, और दूसरा आपने कहा कि लाइसेंस प्रदान करने वाली जो है वो विभागीय, रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस अथॉरिटी भी विभागीय है। यानी किसी ने व्यवसायीकरण की दृष्टि से कीटनाशक इत्यादि जो है वो उसकी अगर शॉप खोलनी है तो व्यवसायीकरण करना है, तो फिर उसके लिए भी लाइसेंस की वो प्रक्रिया भी विभाग देखता है जी। लाइसेंस के अलावा आपने एक और चीज़ कही कि वो परामर्श जो है, वो एडवाइजरी जो है, वो उस तरह की स्कीम्स, संबंधित स्कीम्स भी जो है वो विभाग द्वारा चलाई जाती है। मोटे मोटे तौर पर ये स्कीम्स हो गई। डॉक्टर प्रदीप, मेरा अगला सवाल ये है कि ये तमाम जो स्कीम्स हैं जो आपने गिनाई, चाहे वो एडवाइजरी संबंधित हो, जो हम परामर्श आप देते हैं, या जो लाइसेंस वगैरह देने वाले जो है ये हो गया, या फिर सब्सिडी जो प्रदान करते हैं, ये स्कीम्स होगी, जो तमाम स्कीमें आपने गिनाई, क्या ये सारी स्कीमें जो है ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध हैं? बिल्कुल शर्मा जी, ये जितनी भी स्कीमें हैं या जो भी सुविधाएं बागवानी विभाग किसानों को दे रहा है, ये सारी अब सिंगल विंडो, एकल खिड़की प्रणाली जो बोलते हैं, वो सब उस पोर्टल पे उपलब्ध है जी। इस पोर्टल पे उपलब्ध है। डॉक्टर प्रदीप, तो फिर मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए मैं किसान हूँ, बागवान हूँ, मुझे नहीं जानकारी और मुझे किसी स्कीम का लाभ लेना है, तो मैं कैसे आवेदन कर सकता हूँ उस पोर्टल पे? जी, जो ये वो प्रक्रिया समझाएं जरा। जी, जो ये ई उद्यान पोर्टल है, एक तो आपका इंटरनेट के माध्यम से वेबसाइट है ई उद्यान का, दूसरा सेम इसी ई उद्यान पोर्टल का एक मोबाइल एप्लीकेशन भी विभाग और सरकार ने डेवलप किया है। पोर्टल का नाम क्या बताया आपने? ई उद्यान पोर्टल जी। ई उद्यान पोर्टल है, तो पोर्टल है और साथ में आपने कहा कि ऐप भी है। तो आजकल सभी के पास स्मार्टफोन है, तो उसको डाउनलोड गूगल प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं। जो ई उद्यान वेबसाइट है, इसमें भी इसका लिंक दिया हुआ है डाउनलोड करने के लिए, वहाँ से भी डाउनलोड हो सकती है। यानी आपकी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें भी आपको मिल जाएगा जी। तो वो जब आप उसको ऐप को डाउनलोड करेंगे तो पहली बार क्या होगा कि फार्मर को पहले पंजीकृत होना होगा। उसमें पहले उसका अपना पर्सनल डिटेल फिलअप होती है,
उसके बाद उसका एक जो एड्रेस वो ऑलरेडी उसमें, क्योंकि जो पूरा डाटाबेस है उस पहले से तैयार है कि इस डिस्ट्रिक्ट में इतनी तहसीलें हैं और इस तहसील में इतने रेवेन्यू विलेजेस हैं, तो बस उसमें उस बागवान ने उसको सिलेक्ट करना है कि मैं इस गांव का हूँ, इस तहसील का हूँ, और बाद में जो किसी पर्टिकुलर स्कीम में अप्लाई करना है वो बाद की बातें हैं, लेकिन पहले वो पंजीकृत करना अपने आप को जरूरी है। उसके बाद उसका एक आईडी बनेगा। नेक्स्ट तीसरा जो स्टेप है उसमें वो अपनी चॉइस से जो आईडी बनाना चाहता है और उसका एक पासवर्ड हो, तो वो एक बार उसको पहले बनाना है, उसके बाद वो सदा के लिए उसके यूज़ के लिए हो जाएगा। अब वो उस पासवर्ड और आईडी से जो बागवानी विभाग की किसी भी स्कीम में अप्लाई कर सकता है और उसका वो डाटाबेस उसके पास स्टोर रहेगा कि वो किस एप्लीकेशन में उसने अप्लाई किया और उस एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है और उसमें सैंक्शन आ गई है नहीं आई है और अगर किस स्टेज पे वो एप्लीकेशन खड़ी है। कहने का तात्पर्य ये है डॉक्टर प्रदीप, जैसे आपने कहा कि सिंपल सी प्रक्रिया है। आपने कहा कि ई उद्यान पोर्टल पे आपको जाना है, लॉगिन करना है, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन सबसे पहले अपने आप को पंजीकरण करना अपना अनिवार्य है, जिसमें आपने जो सामान्य सी जो आपकी जानकारी है, आपका नाम इत्यादि जो भी वो आपने देना है। फिर कौन सा रेवेन्यू विलेज है वो भी आपने कहा कि वो भी आपने सिर्फ सेलेक्ट करना है। आपको पता है आपने फलां डिस्ट्रिक्ट आपने आप चूज़ कर लिया तो उसमें आपको पता चल जाएगा कितनी उसमें रेवेन्यू विलेजेस हैं, ब्लॉक है, रेवेन्यू विलेज, सारी जानकारी उसमें आपको मिल जाएगी। आपको क्लिक करने के बाद जो है जब आप फाइनल सबमिट करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड अलॉट हो जाएंगे। और आपने एक विशेष तौर पे ये कहा कि वो आप जब एक बार सुरक्षित रखें, क्योंकि आपके फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए वो एक बार आप उसमें पंजीकृत हो गए। और इसके बाद जो आप कह रहे थे वो और भी महत्वपूर्ण है, जो आपने कहा कि उस जो आपने यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट किया उसके आधार पर ही आप पूरी जो है स्टेटस जान सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन का। तो मान लीजिए डॉक्टर प्रदीप, किसी कोई फलां स्कीम, मान लीजिए सब्सिडी से संबंधित कोई स्कीम ही चूज़ कर ली उसमें से बागवान ने, तो उसमें जो है वो पात्रता और मापदंड या क्या रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो कहाँ से पता चलेगा? वो जो हमारा ई उद्यान पोर्टल है और जो अगर मोबाइल ऐप से उन्होंने डाउनलोड किया है तो ये तो जो पहला हम प्रोसेस बोले थे ये साइन अप प्रोसेस है, मतलब उसने अपना एक आईडी जनरेट कर दिया है। उसके बाद जब उसने किसी स्कीम में अप्लाई करना है तो उसमें एक न्यू रिक्वेस्ट करके एक आइकन आएगा, तो उसमें जब क्लिक करेंगे तो जितनी भी हमारी स्कीमें हैं वो सामने और किसी भी जिस भी स्कीम में वो अप्लाई करना चाहता है उसमें अप्लाई कर देंगे। फिर बाद में वो उसके एक स्टेप वाइज प्रोसेस है कि कौन सी स्कीम में अप्लाई कर रहे हैं, उसमें मतलब उनके पास कितना लैंड होल्डिंग है और वो किस स्कीम और किस सब स्कीम में आगे अप्लाई कर रहे हैं। तो उसके बाद जब वो एप्लीकेशन पूरी हो जाएगी, कुछ उसमें दस्तावेज सामने आएंगे वो पूरे कि कौन से दस्तावेज आपने उसमें अपलोड करने हैं। यानी हर स्कीम में कोई भी स्कीम, पहले तो आपने ये कहा कि आपके डैशबोर्ड पे ही पूरा रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि जितनी भी स्कीम्स विभाग की है आपके सामने जो है डैशबोर्ड पे दिख जाएगी। उसमें से आपने कोई भी चीज जो आपके जिसमें आपने आवेदन करना है उसको आप चूज कर लें, उसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपने कहा कि उसमें जो भी जरूरी दस्तावेज वगैरह जो रिक्वायरमेंट है वो उसी में दिख जाएगी आपको, सारा जो है पोर्टल पे दिख जाएगा कि ये आपके डॉक्यूमेंटेशन की ये रिक्वायरमेंट है। जी उसके बाद अगला प्रोसेस, उसके बाद जैसे ही वो अपलोड हो जाएगा जब आप सबमिट करेंगे तो एक एप्लीकेशन आईडी जनरेट होगी, तो वो आपकी उस पर्टिकुलर स्कीम में आपकी एक एप्लीकेशन आईडी होगी। और जो फ्यूचर में जैसे मैंने कहा था कि आप ट्रेस कर सकते हैं कि उस एप्लीकेशन आईडी में आगे क्या काम हुआ है, किस स्टेज पे वो खड़ी है। अगर सैंक्शन आ गई है तो दोबारा वो आपके पोर्टल पे दिखेगी कि आपको सैंक्शन आ गई है, अब इसके जो भी बिल वाउचर हैं वो आपने अपलोड करके फिर फाइनल पेमेंट के लिए आपके खाते में ही जो आपने खाता दिया होगा उसमें आपकी सब्सिडी आ जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है जो आप बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रदीप, वो कि एप्लीकेंट को अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस जो है वो उसमें मिल जाएगा। अगर आप एक बार उसको एप्लीकेशन नंबर डाल देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एप्लीकेशन मेरी किस जगह पेंडिंग है या सैंक्शन आ गई है या एडिशनल रिक्वायरमेंट है, जो भी है आपको पूरा जो है पोर्टल के माध्यम से पता चल जाएगा। यानी जैसे आप कार्यक्रम की शुरुआत में कह रहे थे कि अब जो है एप्लीकेंट को किसी भी विभाग के किसी भी कार्यालय में व्यक्तिगत तौर पर अपनी एप्लीकेशन स्टेटस जानने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। आपका जो है रियल टाइम स्टेटस जो है आपके पोर्टल पे ही दिख जाएगा, आपका सिर्फ आपने एप्लीकेशन नंबर डालना है। जी इसके अलावा इसमें एक और फीचर भी है कि वो अपनी आईडी अपने पोर्टल पे तो देख ही सकता है, लेकिन किस स्टेज पे वो आगे निकला है उसमें उसको अलग अलग स्टेज पे मैसेज भी आएंगे, क्योंकि वो जो उसका एक मोबाइल नंबर लिया जाएगा उसमें
तो अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो उसको मैसेज आएगा, जी, सिंपल मैसेज जी, जैसे आते हैं जी, फोन पे जी। कि आपका एप्लीकेशन इस वजह से रिजेक्ट हुआ, बिल्कुल। अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हुई है जी। तो आपको मैसेज आएगा तब भी कि मैसेज आपकी आएगा। एप्लीकेशन अप्रूव हो चुकी है और अब आपके बिल वाउचर इसमें अपलोड होंगे। जी। या कई बार क्या होता है कि कुछ दस्तावेजों की कमी से एप्लीकेशन वापस होती है, जी। तो सेंड बैक का भी उसमें मैसेज आएगा कि आपकी एप्लीकेशन इन दस्तावेजों की कमी के कारण वापस की जा रही है, तो इसको आप सबमिट अपलोड कर दो तो आपकी एप्लीकेशन आगे प्रोसेस हो जी। तो मोटा मोटे तौर पर जो मैं समझ पाया हूँ कि इसमें बहुत सारे बेनिफिट हैं। आपने कहा कि एक बार आपने आईडी जनरेट कर दी, वो थ्रू आउट लाइफ आपकी वही आईडी चलेगी। फिर जिस भी स्कीम के लिए आपने आवेदन किया है, उस स्कीम का जो भी एप्लीकेशन नंबर है वही जब भी आप डालेंगे आपको स्टेटस मिल जाएगा। और एक महत्वपूर्ण चीज़ जो आपने और बताई कि आपको मैसेज आता रहेगा आपके वापस किया कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपसे दस्तावेज चाहिए उसके बारे में भी, अगर किन्हीं वजह से जो रिजेक्ट होगी तो भी या फिर सैंक्शन होगी तब भी आपको मैसेज आ जाएगा। डॉक्टर प्रदीप, हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए ये थोड़ा सा जरूर बताएं कि जो पहले जो परंपरागत व्यवस्था थी जिसमें कार्यालय में जाना पड़ता था, और ये भी भ्रांति होती थी बहुत सारे किसानों की, ये भी चूँकि आप तो डे टू डे प्रैक्टिस में लोगों से डील करते थे, तो संभवतः ये भी एक आपके सामने कंप्लेंट्स आती होती होगी कि फलां आदमी का आपने पहले प्रोसेस कर दिया, मेरा आपने पीछे रख दिया, आपकी उससे जान पहचाने दी, आगे चला गया। तो मुझे लगता है वो भी अब जो है शंका ख़त्म हो जाएगी। लेकिन फिर भी हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा आप जरूर बताएं कि जो पहले वाली व्यवस्था थी और इसमें कितना फ़र्क है, कितनी ट्रांसपेरेंसी है, कितना रियल टाइम जो फीडबैक है, वो क्या क्या जो है अब फ़ायदे हैं। जी शर्मा जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ किसान बागवानों के लिए ही फ़ायदेमंद नहीं है, जो हम जैसे ऑफिशियल हैं, जी बिल्कुल, हमारे ऊपर भी कई बार कई तरह का प्रेशर होता था, या किसान समझते थे कि हम भाई जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हमारा केस पीछे रह गया किसी और का आगे, तो इसमें जिस टाइम वो एप्लीकेशन अपलोड होगी, सबमिट होगी, तो वो उसकी एक सीनियरिटी लेवल हो जाएगा, उसको कोई आगे पीछे नहीं कर सकता है जी। तो और वो प्रोसेस भी उसी टाइम होगी। मान लो अब उस स्कीम में हमारे को कोई बजट सैंक्शन होता है, तो जो सबसे पहले एप्लीकेशन अपलोड होगी उसी को ही हम प्रोसेस कर सकते हैं, उससे पिछले वाली एप्लीकेशन को तब तक छू नहीं सकते जब तक वो पहली एप्लीकेशन को हमने उसको प्रोसेस नहीं किया। तो ट्रांसपेरेंसी के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जी, यानी पारदर्शिता के मामले में एकदम पारदर्शिता से युक्त ये स्कीम है, और लोगों को जो है ये मतलब कोई भी ये आरोप नहीं लगा सकता कि मेरा केस पीछे रह गया और उसका पहले होगा। जी। दूसरा इसमें ये है कि जैसे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट जो है, जी मैं उस भी आ रहा था, जी बताएं। तो उसमें भी हमारे को जैसे ये कुछ जो सर्विसेज हमारी उद्यान विभाग की, वो बिल्कुल टाइम फ्रेम बना है उसका कि हमने इतने दिनों में उसको वो सर्विस देनी है। तो उसमें भी हमारे को बहुत अच्छी हेल्प कर रहा है, क्योंकि वेब पोर्टल में हमारे को पता लग जाता है कि ये इस डेट की एप्लीकेशन है, और आगे उसमें सिग्नल आते हैं कलर वाइज कि ये ग्रीन है तो भी ये लेटेस्ट एप्लीकेशन है, अगर येलो है तो इसमें काम करने की जल्द तुरंत है, अगर रेड है तो मतलब उस टाइम फ्रेम से वो बाहर आ चुकी है और इस पर कोई एक्शन तुरंत लेना पड़ेगा। जी। डॉक्टर प्रदीप, ये आपने अच्छी चीज़ एक और शेयर की कि साथ ही साथ जो है पारदर्शिता तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपने कहा कि जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है उसमें विभाग द्वारा सेवाएं जो है वो नोटिफाई की गई, यानी टाइमलाइंस दर्ज की गई, यानी फलां सर्विस जो है इतने दिन में देनी है। तो आपने कहा कि जो कर्मचारी हैं जो विभाग में काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद चीज़ होगी, क्योंकि उनको वो सर्विस जो नोटिफाइड है पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में इतने दिन के अंदर सर्विस देनी है, तो उनके लिए इजी हो गया, क्योंकि उनको पता है कि मुझे अगर मान लीजिए फलां सर्विस 30 दिन में देनी है, तो 30 दिन में ही जो है उसका टाइमर जो है सामने पता चल जाएगा। तो वो एक महत्वपूर्ण चीज़ है, यानी ये सर्विसेज जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के अधीन जो नोटिफाइड सर्विसेज हैं, टाइमलाइंस है, उसके दिन विद इन टाइमलाइन जो दी जा रही है, स्पेसिफिक टाइमलाइन के एक निर्धारित समय अवधि में दी जा रही हैं, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। डॉक्टर प्रदीप, मेरा अगला सवाल ये है कि ये जो ये तो बात हो गई कि किसानों और बागवानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपने पुष्टि कर दी और हमारी चर्चा से सिद्ध भी हो गया जी, बहुत महत्वपूर्ण है, और घर द्वार पे ये सुविधा मिल जा रही है, आपको जो है कहीं भी इधर उधर दफ्तरों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे दर्शकों के लिए जो अब ये कार्यक्रम के देखने के बाद जो है जो लोग उत्साहित हैं कि अब जो है हमें घर द्वार पे जो है अपनी जो भी हमें सेवा चाहिए, जो भी सर्विस चाहिए, जिस भी योजना का लाभ लेना है वो घर द्वार पे ही हमें एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं, उन लोगों के लिए आप थोड़ा सा जरूर बताएं कि किन किन बातों का अप्लाई करते हुए ध्यान रखें। जी, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि
कई बार क्या होता है कि किसान बागवान एक बार आईडी जनरेट कर दें तो फिर वो उसको भूल जाते हैं। वैसे तो इसमें काफ़ी सरल किया गया है, आपको यूजर फ्रेंडली बनाया है इसको आपने। जी, इसमें मोबाइल नंबर डाल के आप दोबारा से उसको रिट्रीव कर सकते हैं जी। तो इसमें जो महत्वपूर्ण जो स्टेप्स हैं उनको अगर ध्यान में रखेंगे किसान बागवान तो ये बहुत ही आसान और अच्छी एक विधि है जी। इसमें एक तो है कि आपकी जो लैंड होल्डिंग है बिल्कुल वो हेक्टेयर्स में उसमें डालनी है, तो वो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि कितनी है, वो आप पटवारी से अपनी दुरुस्त कर सकते हैं जी। दूसरा आपका जैसे कौन सी कैटेगरी में आप आते हैं उसको सेलेक्ट करते हुए ध्यान दीजिए जी। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है इसमें है कि कौन सी स्कीम में आप अप्लाई कर रहे हैं जी। बहुत बारी देखने में आता है कि किसान बागवान सब्सिडी तो लेना चाह रहा है घास काटने की मशीन में, लेकिन वो जो एप्लीकेशन अपलोड हो चुकी है वो लकड़ी काटने की मशीन में जल्दबाजी में, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारी स्कीम्स है और जो सिलेक्ट जो आइटम सेलेक्ट नहीं कर पाते, कोई और कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है कि वो प्रोसेस नहीं हो पाती, फिर दोबारा से वो बैक होके वहीं पे ही शुरुआत पे ही लाना पड़ता है। इसीलिए जब अप्लाई करें तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो वेब पोर्टल पे और आपके स्क्रीन पे एक टोल फ्री नंबर फ्लैश होता दिखेगा जी। तो उससे आप कंसल्ट कर सकते हैं जी कि भाई कि आपने इसके लिए आवेदन करना है तो हम कौन सी स्कीम में अप्लाई करें जी। तो डॉक्टर प्रदीप, कुल मिलाकर आपने आज जो ये महत्वपूर्ण विषय था ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दी जा रही जो परियोजनाएं स्कीम्स हैं उसके बारे में आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी। उम्मीद है हमारे दर्शकों को जरूर लाभ हुआ होगा। आपका स्टूडियो में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों, इस आशय और विश्वास के साथ कि जो भी जानकारी हमने आपको दी उससे जरूर आप लाभान्वित हुए होंगे। साथ ही साथ जब ये पोर्टल आप जब भी आवेदन करें तो कुछ बातों का जरूर गौर करें जो डॉक्टर प्रदीप ने आज बताया, यानी सेलेक्ट करें सही जो है जानकारी, ताकि आपका रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम हो। अगले अंक में एक नए विषय और नए विशेषज्ञों के साथ आपसे फिर जानकारी साझा करेंगे। तब तक आप अपना स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए और मुझे अपने होस्ट और दोस्त डॉक्टर जगजीवन शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।